क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का एक ऐसा सीक्रेट क्लब था जहां मासूमों का शिकार किया जाता था? एक ऐसा आइलैंड जहां कानून नहीं चलता था, सिर्फ वासना और पैसा चलता था। सालों तक फाइलों को दबाया गया, लेकिन अब 2026 में 30 लाख से ज्यादा पन्ने सार्वजनिक हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जेफरी एप्स्टीन के उस काले साम्राज्य की परतों को खोलेंगे जिसमें प्रिंस, प्रेसिडेंट और अरबपतियों के नाम दबे हुए हैं। कौन था जेफरी एप्स्टीन? उसकी लाइफस्टाइल और कमाई के बारे में जानते हैं। 1953 में ब्रुकलिन में जन्म। पहले एक स्कूल टीचर था, फिर वॉल स्ट्रीट यानी फाइनेंस में घुसा। उसके पास न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा प्राइवेट टाउन हाउस था, न्यू मैक्सिको में 7,500 एकड़ का रेंज और पेरिस में आलीशान अपार्टमेंट। सबसे चर्चित था उसका लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे पेडोफाइल आइलैंड कहा गया। उसके पास दौलत कहां से आई? उसने जे एप्स्टीन कंपनी बनाई। उसका मुख्य क्लाइंट अरबपति लेस्ली वैक्सनर विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक था। एप्स्टीन ने टैक्स चोरी के रास्तों और रसूखदारों के पैसे संभालकर $600 मिलियन की संपत्ति बनाई। अब जानते हैं उसकी मोडस ऑपरेंडी और काले कारनामे के बारे में। वह पिरामिड स्कीम की तरह काम करता था। लड़कियों को मसाज के बहाने बुलाया जाता, फिर उन्हें पैसे देकर और लड़कियों को लाने के लिए कहा जाता। लोलिता एक्सप्रेस उसका प्राइवेट जेट, जिसमें दुनिया के वीवीआईपी सफर करते थे। यहां से वह बड़े लोगों को अपने आइलैंड पर बुलाता और उनकी कमजोरियों को रिकॉर्ड कर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था। मॉडल और हस्तियों का कनेक्शन यानी दी ग्लैमर ट्रैप। एप्स्टीन ने सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि ग्लैमर के जरिए अपना जाल बुना था। एप्स्टीन का सबसे करीबी साथी अरबपति लेस्ली वैक्सनर था, जो विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड का मालिक था। फाइलों के अनुसार एप्स्टीन खुद को इस ब्रांड का टैलेंट स्काउट बताता था ताकि वह युवा मॉडल्स तक पहुंच सके। फाइलों में करंट मॉडल्स के मालिक जीन-ल्यूक ब्रुनेल का नाम प्रमुखता से है। आरोप है कि वह फ्रांस और अन्य देशों से मॉडल लाकर एप्स्टीन को सप्लाई करता था। फाइलों में नाओमी कैम्पबेल, हेइडी क्लम और तिरा बैंक्स जैसे बड़े नाम सामने आए हैं। नोट: इनमें से कई हस्तियों का कहना है कि वे केवल सोशल इवेंट्स में शामिल थीं और उन्हें एप्स्टीन के काले कारनामों की भनक नहीं थी। लेकिन फाइलों ने यह साबित कर दिया कि एप्स्टीन का रसूख फैशन इंडस्ट्री की गहराई तक था। जानते हैं उसकी गिरफ्तारी, चार्जेस और रहस्यमय मौत के बारे में। एप्स्टीन के खिलाफ पहली बड़ी जांच 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में शुरू हुई थी। एक 14 साल की लड़की के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था। जब एप्स्टीन के खिलाफ पहली बार एफबीआई और स्थानीय पुलिस ने फाइल खोली, तब अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का शासन था। बुश प्रशासन के दौरान ही 2008 में एप्स्टीन को एक बहुत हल्का समझौता यानी नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट दिया गया, जिससे वह केवल 13 महीने की जेल काटकर बाहर आ गया। इसे स्वीट हार्ट डील 2008 बताते हैं और इसे इतिहास का सबसे खराब कानूनी फैसला माना जाता है। 2018 में पत्रकार जूली के ब्राउन ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दी माइएमी हेरल्ड में छापी, जिसने 2008 के उस गुप्त समझौते की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने उन पीड़ितों को खोज निकाला जिन्हें चुप करा दिया गया था। मी टू मूवमेंट के बाद माहौल बदला। जुलाई 2019 में जब एप्स्टीन पेरिस से अपने प्राइवेट जेट में लौट रहा था, तब न्यूयॉर्क के टेटरबोरो एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांचकर्ताओं को उसके घर से हजारों आपत्तिजनक तस्वीरें और एक ऐसी ब्लैक बुक मिली जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सीक्रेट नंबर और पते लिखे थे। एप्स्टीन अकेला नहीं था। फाइलों के 30 लाख पन्ने बताते हैं कि यह एक प्रोफेशनल सिंडिकेट था। 5 प्रमुख महिलाओं की जानकारी दी गई है जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन के इस काले साम्राज्य को खड़ा करने और चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें अक्सर एप्स्टीन की एनेबलर्स या रिक्रूटर्स कहा जाता है। एक अगिस्लाइने मैक्सवेल ये मुख्य साजिशकर्ता थी। वह एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी और मैडम थी। गिस्लेन ही वह व्यक्ति थी जिसने एप्स्टीन को दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोगों जैसे प्रिंस एंड्रयू और बिल क्लिंटन से मिलवाया।
वह लड़कियों को फुसलाने और उन्हें एपस्टीन के पास लाने के पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड थी। वर्तमान में वह नाबालिगों की तस्करी के जुर्म में 20 साल की जेल की सजा काट रही है। 2. साराह केलन, जिसे द शेड्यूलर कहा जाता था। सारा केलन को एपस्टीन का लेफ्ट हैंड माना जाता था। फाइलों के अनुसार वह लड़कियों की नियुक्तियों अपॉइंटमेंट्स का प्रबंधन करती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि एपस्टीन के अलग अलग घरों में हर समय लड़कियां मौजूद रहें। उसे अक्सर फाइलों में शेड्यूलर के रूप में संबोधित किया गया है। उसने कई पीड़ितों को सिस्टम के अंदर लाने में सक्रिय भूमिका निभाई। 3. अद्रियाना रॉस, ये पूर्व मॉडल थी और जिसे भर्तीकर्ता कहा जाता था। एड्रियाना खुद एक मॉडल थी और बाद में एपस्टीन की वफादार कर्मचारी बन गई। वह लड़कियों को मसाज और थेरेपी के झूठे वादे देकर भर्ती करती थी। फाइलों से पता चला है कि उसने एपस्टीन के लिए लड़कियों के पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों का प्रबंधन भी किया था ताकि वे लॉलिता एक्सप्रेस प्राइवेट जेट में आसानी से सफर कर सकें। 4. नादी मासिंकोवा, जिसे ग्लोबल गर्ल कहा जाता था। नादिया स्लोवाकिया की एक पूर्व मॉडल थी जो एपस्टीन की पसंदीदा पायलटों में से एक बनी। उसे ग्लोबल गर्ल कहा जाता था क्योंकि वह दुनिया भर से लड़कियों को लाने के लिए एपस्टीन के विमान उड़ाती थी। जांच में पाया गया कि उसने लड़कियों को यह समझाने में मदद की कि एपस्टीन से जुड़ना उनके करियर के लिए अच्छा होगा। नए शिकार ढूंढने में माहिर थी। 5. लेस्ली ग्रॉफ, ये पर्सनल असिस्टेंट थी। लेस्ली करीब 20 सालों तक एपस्टीन की निजी सहायक रही। वह एपस्टीन के 24 घंटे के शेड्यूल को संभालती थी। हालांकि उसने किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन नई फाइलों में उसे एक गेटकीपर के रूप में दिखाया गया है जो जानती थी कि एपस्टीन के बेडरूम में कौन आ जा रहा है। इन महिलाओं की कहानी यह दर्शाती है कि एपस्टीन ने न केवल पीड़ितों का शोषण किया बल्कि उसने महिलाओं को ही महिलाओं के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह कानून की नजरों से बचा रहे। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिससे नवंबर 2025 में पारित इस कानून के तहत अब उन नामों को भी सार्वजनिक किया जा रहा है जिन्हें पहले जॉन डो यानी गुमनाम कोड दिया गया था। इन फाइलों के कारण कई ग्लोबल लीडर्स के इस्तीफे हो रहे हैं और चैरिटी संस्थानों ने अपना पैसा वापस लेना शुरू कर दिया है। चार्जेस: सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई। इसे सुइसाइड कहा गया, लेकिन एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक ग्लोबल मीम बन गया क्योंकि उस रात सीसीटीवी कैमरे बंद थे और गार्ड्स सो गए थे। आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी साथी घिसलाइने मैक्सवेल जेल में 20 साल की सजा काट रही है। एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? इन्हें किसने और क्यों छिपाया? ये एफबीआई की जांच के वो दस्तावेज हैं जिनमें गवाहों के बयान, फ्लाइट लॉग्स और मेल शामिल हैं। सालों तक अमेरिकी प्रशासन यानी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इन्हें गोपनीय रखा। आरोप है कि कई रसूखदार नेताओं और बिजनेस टाइकून को बचाने के लिए इन्हें दबाया गया। नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर साइन किए और 2026 की शुरुआत में लाखों पन्ने पब्लिक कर दिए गए। बड़ी हस्तियों के नाम और उनका सच। नोट: फाइल में नाम होने का मतलब अपराधी होना नहीं है, पर उनके लिंक जरूर सामने आए हैं। एक फॉर्मर प्रिंस एंड्रू, फाइलों में ऐसी तस्वीरें हैं जो उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में दिखाती हैं। उन्होंने सारे आरोपों को नकारा है, लेकिन उनके रॉयल टाइटल छीन लिए गए हैं। 2 बिल गेट्स और एप्स्टीन की मुलाकातों पर पहले भी चर्चा थी, लेकिन नई फाइलों ने इसमें नया मोड़ दे दिया है। दस्तावेजों के अनुसार एप्स्टीन ने गेट्स के एक कथित पुराने अफेयर की जानकारी का उपयोग करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। कुछ ईमेल ड्राफ्ट्स में एप्स्टीन ने दावा किया है कि उसने गेट्स के निजी जीवन से जुड़ी कुछ गतिविधियों में मदद की थी, जिसे गेट्स फाउंडेशन ने पूरी तरह झूठ करार दिया है। गेट्स ने बाद में स्वीकार किया कि एप्स्टीन से मिलना एक बड़ी गलती थी। 3 एलोन मस्क, फाइलों में मस्क का नाम भी आया है, हालांकि उन्होंने दावा किया है कि वे कभी एप्स्टीन के आइलैंड पर नहीं गए। 4 बिल क्लिंटन, दोनों के नाम फ्लाइट लॉग्स में हैं। क्लिंटन ने कई बार एप्स्टीन के प्लेन में सफर किया। 5 लियोन ब्लैक,
अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के को फाउंडर। लियोन ब्लैक का नाम इन फाइलों में सबसे चौंकाने वाला है। फाइलों से पता चला है कि ब्लैक ने एपस्टीन को टैक्स सलाह और संपत्ति प्रबंधन के लिए $158 मिलियन से अधिक का भुगतान किया था। 2026 की फाइलों में पीड़ितों के कुछ डायरी नोट्स मिले हैं जिनमें ब्लैक पर गंभीर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ब्लैक ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा है कि उनका रिश्ता केवल पेशेवर था। 6 ग्लेन डुबी, द हेज फंड बिलियनेयर। ग्लेन डबिन और उनकी पत्नी ईवा एंडरसन बिन एपस्टीन के सबसे पुराने दोस्तों में से थे। एपस्टीन डबिन के बच्चों का गॉडफादर था। फाइलों से खुलासा हुआ है कि 2008 में सजा काटने के बाद भी डबिन परिवार ने एपस्टीन को अपने घर बुलाया और उसके साथ छुट्टियां मनाई। एक गवाह ने दावा किया है कि उसे ग्लेन डबिन के साथ समय बिताने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे डबिन ने हमेशा नकारा है। 7 थॉमस प्रिट्जकर, जो हायट होटल्स के चेयरमैन है। प्रिट्जकर परिवार अमेरिका के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। एपस्टीन की ब्लैक बुक में थॉमस प्रिट्जकर का नाम न्यूमेरो यूएनओ यानी नंबर 1 के रूप में दर्ज था। 2026 की फाइलों में थॉमस और एपस्टीन के बीच दर्जनों ईमेल मिले हैं जिनमें वे राजनीति और निजी मुलाकातों पर चर्चा कर रहे थे। एक पीड़िता ने उन पर सीधे आरोप भी लगाए हैं जिन्हें प्रिट्जकर ने पूरी तरह गलत बताया है। 8 जे स्टेली, जो बार्कलेज के पूर्व सीईओ थे। जे स्टेली का करियर एपस्टीन के साथ उनके रिश्तों की वजह से ही खत्म हुआ। जांच में पता चला कि स्टेली और एपस्टीन के बीच 1200 से अधिक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। फाइलों में स्टेली द्वारा एपस्टीन के आइलैंड पर जाने और वहां की सुविधाओं के बारे में कोड भाषा में बात करने का जिक्र है। जेफरी एपस्टीन ने वनवेब लिमिटेड के निर्माण में ग्रेग वाइलर के सलाहकार के रूप में काम किया। वनवेब एक निम्न भूमि उपग्रह नेटवर्क है जो एलोन मस्क के स्टारलिंक का बड़ा प्रतिद्वंद्वी बन गया है। जब जेपी मॉर्गन ने एपस्टीन को छोड़ दिया, तब यूबीएस ने गिसेले मैक्सवेल के लिए खाते खोले। दलाई लामा का नाम प्रकाशित फाइलों में 150 से अधिक बार आया है, लेकिन इसका कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने एपस्टीन से मुलाकात या बातचीत की थी। फाइलों में नाम का आना ही गलत काम का मतलब नहीं है। इसका भारत पर असर यानी मोदी इन एप्स्टीन फाइल्स का सच। जनवरी 2026 में कुछ फाइलों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आया। द रियलिटी, ये सिर्फ एप्स्टीन के एक तरफा ईमेल पिच थे। एप्स्टीन ने 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान सलाह देने का दावा किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय यानी मिया ने इसे पूरी तरह बकवास करार दिया है। भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद हुआ, लेकिन फाइलों में मोदी जी के खिलाफ कोई भी सबूत या सीधा संबंध नहीं मिला है। कंक्लूजन और अगला कदम, यह कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की है जिसने एक दरिंदे को दशकों तक पनाह दी। 2026 की ये फाइलें हमें याद दिलाती हैं कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो वह सिंहासन हिला देता है। अमेरिकी कांग्रेस अब उन एनेबलर्स यानी मददगारों की तलाश कर रही है जिन्होंने एप्स्टीन का साथ दिया। कई और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सच्चाई कभी न कभी सामने आती ही है। एप्स्टीन भले ही मर गया हो, लेकिन उसका फैलाया हुआ पाप का जाल अब दुनिया के सामने है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और भी गहरे विषयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस न हो। अगली बार तक धन्यवाद।